दोस्तों, बीजेपी के राज में देश में दूसरी बार संसद पर हमला हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज से 22 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 तारीख को संसद में हमला हुआ था। संसद के अंदर हमला हुआ था, परिसर में हमला हुआ था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। और 2001 के बाद 2023 में फिर आज ही के दिन भारतीय संसद को निशाना बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि मोदी राज में देश कितना सुरक्षित है। और सुरक्षा की ये बात केवल देश की सीमाओं और संसद भवन तक ही नहीं रह सकती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी ये सवाल किया जाना चाहिए कि देश मोदी जी के हाथों में कितना सुरक्षित है। विपक्षी दल लगातार इसी सवाल को उठाते भी आए हैं, लेकिन बीजेपी हर बार अपने बहुमत का जोर दिखा देती है और मोदी और शाह की जोड़ी हर समस्या को नेहरू जी की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। इस बार के शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में भी जो चल रहा है अभी, उसमें भी यही कोशिश चल रही थी। लेकिन आज शून्यकाल यानी 0 आवर के दौरान लोकसभा में जो कुछ हुआ, उसने बीजेपी और मोदी के मजबूत शासन का मिथक तोड़ दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं जिसमें कैसे एक शख्स ऊपर से कूदता है। आइए जरा उस विजुअल को दिखाइए। ये अचानक जो कुछ हुआ, ये तस्वीर आप देखिए। ये ब्लू जैकेट में ये एक टेबल से दूसरे टेबल पर कूदता हुआ ये शख्स ऊपर से कूदा है। खासकर जो दर्शक दीर्घा है वहां से कूदा है और उसके बाद की तस्वीरें आप लोग सब देख रहे हैं। हालांकि बाद में इसकी पिटाई होती है और मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि उस तस्वीर को मत दिखाइए, क्योंकि वो थोड़ा YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए भी। तो उस तस्वीर को मत दिखाइए जहां इसकी पिटाई हो रही है। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि जब सांसदों ने पकड़ लिया तो उसकी जम के पिटाई हुई और एक नहीं बल्कि दो शख्स ऊपर से कूदे थे। तो ये विजुअल आप देख रहे हैं। देश में लोकतंत्र की पहचान संसद को एक बार फिर निशाने पर लिया गया है। देश में लोकतंत्र की पहचान आप जानते हैं, संसद है, लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, उसको एक बार फिर निशाने पर लिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार संसद का भवन जो है वो नया है और इस हमले को अभी आतंकी हमला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी संगठन का नाम अब तक सामने नहीं आया है, न ही किसी संगठन ने अपना नाम सामने लाया है और न ही संसद को निशाना बनाने वालों ने कोई घातक हथियार चलाया है। पिछले हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे और आज उन 9 जवानों को, सुरक्षा कर्मियों सहित जो 9 लोग मारे गए थे, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। और तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब 2001 का घटनाक्रम। और ये देखिए यहां पर राहुल गांधी इन 9 लोगों को, 9 जवानों को, जवानों सहित जो 9 लोग इसमें मारे गए थे, इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं राहुल गांधी संसद भवन, पुराने संसद भवन के सामने। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 में। इस हमले के 3 साल बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी 2004 में, और फिर 10 साल यूपीए का शासन रहा। इस दौरान बीजेपी ने बार बार कांग्रेस को कमजोर बताने की कोशिश की, जबकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, सभी मामलों में यूपीए के आंकड़े अभी के आंकड़ों से बेहतर रहे हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ती रही है। और आज जिस तरह से मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए 4 बाहरी लोगों ने संसद में अफरा तफरी का माहौल बना दिया, अफरा तफरी मचा दी, उससे साबित हो गया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी असल में भीतर से कितनी कमजोर है वो साफ दिखाई देता है। संसद भवन के भीतर घुसकर रंगीन धुआं छोड़ने वाले 4 लोगों का असल मकसद क्या था, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इनमें शामिल एक महिला ने जिस तरह चीख कर बताया कि हम बेरोजगारी से त्रस्त हैं और सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती है, उससे यह समझा जा सकता है कि ये 4 पेशेवर अपराधी या प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि देश के मौजूदा हालात से त्रस्त हैं और आम आदमी के नुमाइंदे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है। जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी इन लोगों ने नारेबाजी की है आज। और इसके अलावा बेरोजगारी की बात आप याद कीजिए, बेरोजगारी का जिक्र उस समय भी आया था जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और एक लड़की एक खंबे पर चढ़ गई थी और प्रधानमंत्री को अपने भाषण को रोककर बीच में ही कहना पड़ा था कि आप उतर जाइए, ऊपर करंट लग सकता है। बिजली के खंबे पर वो चढ़ी हुई थी। तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन युवाओं के जरिए क्यों किया जा रहा है? और आज तो हद तब हो गई जब संसद के अंदर यह सब कुछ हुआ है। आप याद कीजिए कि जिस तरह भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक विरोध की आवाज पहुंचाई थी, यह उसी तरह का काम था शायद। हालांकि देश अब आजाद है और अपनी आवाज पहुंचाने के दसियों वैध तरीके हैं, इसीलिए इस तरह के काम को किसी भी नजर से सही नहीं ठहराया जा सकता है। संसद में केवल मोदी सरकार नहीं बैठती है दोस्तों, बल्कि विपक्ष के लोग भी बैठते हैं जो आम लोगों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी भी इन्हीं में से एक हैं और आज वो चुपचाप वहां खड़े नजर आए और जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। इन लोगों को अपनी नाराजगी किसी और तरह से जाहिर करना चाहिए थी, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी जो अंदर विजुअल आप देख सकते हैं, इसमें राहुल गांधी आप देख रहे होंगे राइट साइड से। ये देखिए दूसरे नंबर पे राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, जेब में हाथ रखे हुए, लेकिन उधर क्या कुछ चल रहा है इसको बहुत नजदीक से देखने की कोशिश ये तमाम नेता कर रहे हैं। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। अंदर जो है ये देखिए, यहां राहुल गांधी खड़े हैं और बाकी तमाम सांसद जो हैं, सदस्य, इस सदन के सदस्य, वो अंदर हैं और धुआं धुआं हो रखा है पीले धुएं से, पीले कलर के धुएं से ये संसद जो है वो सांस यहां लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लोगों से जब बात हुई तो बता रहे थे। बहरहाल संसद में आज घटी इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा को चकमा देकर ये लोग कैसे सदन के भीतर तक किसी चीज के साथ पहुंच गए। अगर कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला और बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद मल्लूक नागर ने दर्शक दीर्घा से कूदने वाले लोगों को न पकड़ा होता तो क्या कोई और अनहोनी हो सकती थी? यह बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि ये लोग मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास बनवाकर आए थे और ये जो विजिटर पास भी एक तस्वीर है, ये देखिए, ये जो आप विजिटर पास देख रहे हैं, इसको जरा जूम कीजिए। प्रताप सिन्हा का नाम लिखा हुआ है, जो मैसूर के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जो नीचे ये देख रहे होंगे, सागर शर्मा, और यहां नीचे जो है प्रताप शर्मा, ये जो हैं ये एमपी हैं। किसी के रिकमेंडेशन के बिना ये प्रताप सिन्हा हैं और ये बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से, और इन्होंने इन चारों को अपनी मर्जी से पास बनाने के लिए मतलब इनके नाम पर ये लोग पास लेकर आए थे और अंदर आए थे। तो क्या यहां बीजेपी का कोई कनेक्शन है? यह भी बड़ा सवाल है दोस्तों। बीजेपी अपने सांसद से सवाल करेगी कि आखिर कैसे इन लोगों को पास दिलाया गया? यह बड़ा सवाल है जो मीडिया का एक धड़ा कभी नहीं पूछेगा। मीडिया का यह धड़ा यह भी नहीं पूछेगा कि 2001 में जब यह घटना घटी थी तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज 2023 में जब ऐसी घटना घटती है तब भी बीजेपी की सरकार है। मीडिया का यह धड़ा एक धड़ा यह नहीं पूछेगा कभी कि आखिर देश पर करगिल जैसा आतंकी हमला होता है, कारगिल आपको याद होगा, और उस समय भी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आखिर बीजेपी के शासनकाल में देश पर हमले या ऐसी चीजें, गंभीर चीजें क्यों होती हैं? सवाल तो पूछा जाएगा। संसद में रंगीन धुआं भरने वालों में ने जो है फिलहाल मोदी सरकार के बचे हुए कार्यकाल के लिए लंबी धुंध का इंतजार तो कर दिया है दोस्तों, क्योंकि सवाल अब हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लोग मोदी के शासन की काबिलियत पर कितना भरोसा कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन जब यह घटनाक्रम हुआ उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई। सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी, जब 2 बजे इस कार्यक्रम को उसी समय एडजर्न किया गया शून्यकाल को, और 2 बजे तक के लिए एडजर्न किया गया। 2 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई संसद की तो अधीर रंजन चौधरी ने आसंदी पर बैठे ओम बिरला से जो सवाल किए, जरा उसको पहले सुन लेते हैं। ओम बिरला ने क्या जवाब दिया वो भी सुनेंगे। पहले अधीर रंजन चौधरी को सुनते हैं। हाँ बताइए अधीर रंजन। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है,
लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। ओके। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। ओके। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए। तो आप सुन रहे थे यहां पर अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे थे। बहुत गंभीर मसला, लेकिन इस गंभीर मसले पर बहुत सारी बातें होना यहां जरूरी है। इसलिए न्यूज पॉइंट में इस गंभीर मसले के साथ साथ हम ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है? क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करके देश की सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ आतंकी हमलों से सुरक्षा नहीं है, बल्कि सुरक्षा की गारंटी बहुत सारी होती है। आजकल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या क्या गारंटियां दे रहे हैं। उन गारंटियों में लोगों के रोजगार की गारंटी है क्या? बेरोजगारी की गारंटी, बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी है? लोगों की सुख सुविधाओं की गारंटी है क्या? एक अच्छा जीवन आप जी पाएं उसकी गारंटी है क्या? ये तमाम गारंटियां यहां पूछे जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 के चुनाव में कूदेंगे तो उस समय ये सवाल भी उनसे किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या देश मोदी राज में सुरक्षित है? जिस तरह संसद पर एक हमले के बाद वाजपेयी सरकार चली गई थी, क्या मोदी सरकार के साथ भी ऐसा ही हो सकता है? जिस समय संसद में यह हंगामा मचा हुआ था, उस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में मोदी जी और शाह दोनों व्यस्त थे। इसलिए सवाल यह भी है कि मोदी जी और अमित शाह की प्राथमिकता में देश क्या बाद में है और बीजेपी की जीत पहले है? क्या बीजेपी को मजबूत बनाकर मोदी देश को कमजोर बना चुके हैं? सवाल तो बहुत है दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढें। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज 3 में से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि सदन में जो कुछ हो रहा था। ये देखिए प्रताप सिम्हा साहब हैं और इन्होंने ही अपने नाम पर इन चारों को संसद के अंदर आने की जो पास है वो करवाया था। तो चलिए इनसे भी सवाल होना चाहिए कि आखिर ये जानते हैं क्या ऐसे लोगों को? बहुत बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले इस इंसान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जवाब तलब करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है? हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। और देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक अंतराल के बाद। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, सीधे वहीं से आ रहे हैं। जब यह घटनाक्रम वहां हो रहा था उस वक्त शकील अख्तर जी वहीं पर मौजूद थे, तो इनसे बेहतर और कौन बताएगा कि आंखों देखी क्या कुछ वहां हुआ है और इसका पॉलिटिकल सियासी तौर पर क्या असर पड़ रहा है। प्रमोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपका स्वागत है और अमलिंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका भी स्वागत करूंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। सवाल यह कि गारंटी देने वाले क्या देश की सुरक्षा की गारंटी देंगे? छोटा मोटा सवाल नहीं है। सुरक्षा में कहां चूक है, कैसी चूक है, ये तो बाद में। आंखों देखी पहले सुनना चाहते हैं शकील अख्तर जी से। और शकील अख्तर जी से एक सवाल यह भी जो हम लिख रहे हैं ऊपर, इसका पॉलिटिकल कारण जो भी हो उसके तह में भी जाएंगे हम तमाम साथियों के बीच जब आएंगे। लेकिन पहले क्या कुछ आपने देखा शकील अख्तर जी, क्या कुछ हुआ? अफरा तफरी का माहौल कैसे, क्या कुछ हुआ, जरा आप बताइए। देखिए राजीव जी, सारे लोग बुरी तरह चौंक गए क्योंकि ये एक ऐसी अप्रत्याशित घटना थी जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब वो पहले एक लड़का कूदा और उसके बाद दूसरा लड़का कूदा तो नीचे जो है एकदम से हड़कंप मच गया और सांसद पहले तो इधर उधर हो गए, लेकिन उसके बाद जिन 2 सांसदों का आपने जिक्र किया, एक कांग्रेस के और एक बीएसपी के, इन्होंने आगे बढ़ के तेजी से उन दोनों को पकड़ा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इसके बाद में विपक्ष की तरफ से मांग की जाती रही कि सरकार आए और वो इस पे कोई बयान दे,
लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। विपक्ष ने यह भी कहा कि अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर देना चाहिए, मगर उसको फिर 2 बजे बुलाया गया। राज्यसभा में इसी बात को लेकर विपक्ष जो है पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है पूरा का पूरा वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर घटना हो गई है और हम चाहते हैं कि सरकार बयान दे, खासतौर से होम मिनिस्टर बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ये नेहरू से सवाल पूछते हैं, नेहरू जी हर बात का जवाब दे कि आज जो हो रहा है, तो क्या इसमें भी नेहरू का हाथ है? जो बातें गलत हैं सब कुछ नेहरू के ऊपर डाली जा रही हैं। आज ये बिल्डिंग भी आपने बनाई है और इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। देखिए आज के इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो हमारे पुराने सुरक्षाकर्मी थे वो कहां गए। 2001 में जब हमला हुआ था तो उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पे खेल के संसद को, संसद सदस्यों को, मंत्रियों को, सरकार को, हम सबको बचाया था जी। अब क्या है कि वहां पे इतने सारी एजेंसियों के लोग काम करने लगे हैं। आज जो सिक्योरिटी वाले हैं उनमें सबसे बड़ा इशू यही था। अब ये बातें ऐसी है कि हम आमतौर पे कहना नहीं चाहते सिक्योरिटी के इशू होते हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है तो बोलना पड़ रहा है हमको। हर सुरक्षा कर्मी, हर सुरक्षा ऑफिसर आज इसी बात को लेकर कह रहा था कि जब हम होते थे तो हम इसकी बारीकियों को समझते थे। आज इतनी अलग अलग एजेंसियों के अफसर और कर्मचारी यहां पे हैं कि हमें खुद नहीं मालूम होता कि कौन है और कौन नहीं है। दूसरी एक गंभीर समस्या, पिछले कुछ समय से इतनी बड़ी तादाद में यहां विजिटर आने लगे हैं, विजिटरों को बुलाया जाने लगा है कि हम उनको हैंडल कर ही नहीं सकते। इससे पहले कितने लोग आएंगे इसका फैसला हम करते थे और हमारे लोकसभा का सेक्रेटरीट करता था, लेकिन अब सारे के सारे आदेश ऊपर से आते हैं और इसकी वजह से सब जो है अव्यवस्थित हो जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में हमने 2 फोटो डाले थे, उससे पहले सेशन में भी डाले थे। इसी नई बिल्डिंग के अंदर महिलाएं नारे लगा रही थी, जो अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन अंदर जगह ही नहीं थी। अंदर कितने लोग दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं इसकी एक लिमिटेड संख्या है। पहली रो में किसी को नहीं बैठने दिया जाता, कोशिश की जाती है कि दूसरी रो में भी कोई नहीं बैठे, इसी वजह से कि ताकि उनकी कोई हरकत हो या कोई एक्शन हो, वहां सुरक्षाकर्मी लगातार उस दर्शक दीर्घा में खड़े रहते हैं और वो पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई भी हरकत नहीं करे, एकदम चुपचाप साइलेंट बैठा रहे। लेकिन अब सुरक्षाकर्मी कम हो गए हैं, प्राइवेट लोग बहुत आ गए हैं। इस बात को हम बहुत पहले से लिख रहे हैं कि कम से कम संसद एक्ट के लोगों को मत लाइए आप, और इसको संसद में उठाया भी गया है। ये कॉन्टेक्ट के लोग नहीं समझ सकते। यहां पे जो नियमित सुरक्षाकर्मी हैं, जो वेल ट्रेंड लोग हैं, उन्हीं को यहां पे लाना चाहिए। अब जो दूसरी बात है, पॉलिटिकल इंपैक्ट तो इसका बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि आज विपक्ष के सारे सांसदों ने बड़ा जबरदस्त हमला किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पे भी, अमित शाह पे भी उन्होंने कहा कि सुरक्षा क्या है ये। अगर हमारी संसद सुरक्षित नहीं है तो बाकी सब क्या सुरक्षित है। सीमा पर तो आपने कह दिया था कि चीन से न कोई आया है न कोई बैठा है, यहां पे भी आप ये कह सकते हो कि न कोई आया है न कोई बैठा है। लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से 4 लोग आ जाते हैं और वो नारे लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और ये सही बात बताई उन्होंने कि जूते के अंदर छुपा के लाए थे वो उसको, और सब जगह धुआं ही धुआं फैल गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और कोई अंदर जिसे मार्शल कहते हैं, मार्शल तैनात होते हैं। अब इतनी सारी बातें हैं कि आप ध्यान किस बात पे लगा रहे हैं, आपने उनकी सबकी यूनिफॉर्म बदल दी। अब वो यूनिफॉर्म कैसी है ये हम यहां नहीं बता सकते, ना हमें बताना चाहिए। खुद आप सुरक्षा कर्मियों से पूछो। तो आज हमने एक उदाहरण दिया, सारे लोग कह रहे थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर, जब पिछली बार लागू हुई था यूनिफॉर्म, तो हमने उससे हंस के मिले तो उसने कहा कि सर इस यूनिफॉर्म को मत देखिए, मेरी शक्ल को देखिए। हमने कहा हाँ हम आप ही को देख रहे हैं। वो खुद उस यूनिफॉर्म को पहन के शर्मा रहे हैं, बैंड बाजा पार्टी जैसी लगती है। तो ये सारी चीजें संसद में क्यों होना चाहिए। एक पुरानी यूनिफॉर्म थी जिसमें एक गरिमा थी, जिसमें एक डेकोरम था, वो हटा दिया आपने। सुरक्षाकर्मी पुराने वो नहीं दिखाई देते, प्राइवेट लोग, दिल्ली पुलिस के लोग, सीआरपीएफ के लोग, ये वहां पे सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा जो है
हर जगह का एक बड़ा बारीक काम है, एक अलग तरह का नेचर का काम है। इसको वहां के पार्लियामेंट का, लोकसभा का सेक्रेटरीट जो है वो ही जानता है। और दूसरी बात, अब इस पर रिव्यू होगा क्योंकि आज हमने भी काफी बात करी है और लोगों ने भी करी है इस बारे में बात कि पिछले 5 साल में कितना विजिटर आया, प्रतिदिन कितना आया, हर सेशन में कितना आया, इसका आप निकाल लीजिए और इससे पहलों के सालों के निकाल लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, कई कई ज्यादा गुना। मतलब हद हो गई, वहां खड़े होने की जगह नहीं होती है। वहां हमने आज फोटो डाले हैं, उसमें कई फोटो डाले हैं, पुरानी बिल्डिंग में भी लोग नारे लगा रहे हैं। कभी ये नारे नहीं लगे वहां पे ऐसे जनता के द्वारा, आम विजिटर के द्वारा। तो ये समस्याएं जो है ये सरकार को देखना पड़ेंगी। अभी तक वो क्या था कि बहुत सारी चीजों में उसको ढक दिया जाता था, लेकिन अब ये सारे पर्दे हट गए हैं और बड़ा साफ हो गया है कि आपका ध्यान बेसिक चीजों पे नहीं है और आप इधर उधर की चीजें करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं, बरगलाते हैं। जो मेन चीज है, देखिए नई पार्लियामेंट में अब सवाल और ज्यादा उठेंगे, ये हम रोज लिख रहे हैं और रोज बता रहे हैं किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जी। अभी परसों हमने लिखा था कि राज्यसभा में एक डिबेट हो रही थी और हम बाहर थे, बाहर इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, हमें क्या हो गया, हम दौड़ के अंदर गए तो बहस चल रही थी, कश्मीर वाली बहस थी, थोड़ी तेज हो रही थी जो होती है, लेकिन आवाजें बाहर आ रही थी। पुरानी बिल्डिंग में किसी भी सदन में कभी भी आवाज बाहर नहीं आती थी, जबकि इससे बहुत तेज, बहुत गर्मा गर्म बहसें होती थी वहां पे। लेकिन अब ये नई बिल्डिंग क्यों बनाई है, इसका क्या मतलब है और क्या वो उस गरिमा के अनुकूल है संसद के? हमने एक दिन कहा था कि अगर हम वोटिंग करा लें, गुप्त मतदान करा लें, तो जो सांसद हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जो पत्रकार हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, 99% लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है। जी बिल्कुल। अभी तो सुन बीजेपी के लोग कहेंगे। औजला साहब बोल ही रहे थे कि वहां पर ऐसा बिल्कुल मेस बना हुआ है, इस ढंग की स्थिति है कि कौन कहां, पुराने संसद भवन में, और लगातार मैं भी कवरेज के लिए जाता रहा हूं, आप तो जानते हैं शकील साहब, और चाहे वो सेंट्रल हॉल हो या और भी अलग अलग अंदर राज्यसभा में या लोकसभा के अंदर की कार्यवाही, अंदर क्या कुछ चल रहा है, जब तक आप अंदर पहुंचिए नहीं तब तक पता नहीं चलता था। और यहां अगर बाहर तक आवाज आ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने करवाया है, उनको ये काम और ये बात उनके लिए कही जा सकती है, क्योंकि सिंगोल से लेकर के तमाम चीजें हम लोगों ने इसी नए संसद भवन में देखा है। और कैसे आखिर में बाद में ये 4 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था वो भी हम सब ने देखा। उस विशेष सत्र से क्या निकल के आया हमने वो भी देखा। रमेश बिधूरी की गालियां कैसे निकल के आई बाहर तक वो भी हमने देखा है। आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी कैसे आप जी कुछ जोड़ना चाहते हैं शकील अख्तर जी? हाँ, हम ये बता रहे थे कि हमने शायद दिल में आपको बताने की कोशिश की थी, वो उसको कैमरे के जरिए पता नहीं कितना आ पाया आपके उसमें कि नहीं आ पाया। जिस जगह पे पुराने संसद भवन के सामने 2001 के जो शहीद हुए कर्मी थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहां पे आके लोग इतना दुखी हो रहे थे कि आज तो हम इनको दे रहे हो। फोटो दिखाई भी थे, शायद आए भी होंगे उसमें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ये फोटो है, तस्वीर राहुल गांधी की है, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन आप वो तस्वीर जब लाइव दिखा रहे थे वो भी हमने दिखाया था अपने साथियों को। हाँ, तो वो वहां पे इतना दुखी हो रहे थे लोग आके कि हम अपने इन साथियों को दे रहे हैं और आज यहाँ पे सामने वाली बिल्डिंग में इतना बड़ा हो गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वही बात है कि ये सब चीजें कई ऐसी होती है चीजें जिनको लिखना या बोलना सिक्योरिटी रीजन से बहुत अच्छा नहीं होता है, ना बताना चाहिए। तो सिक्योरिटी में जो लैप्स हैं वो वहां सबको मालूम है कि क्यों है लैप्स, और उसके ऊपर कार्रवाई हमें लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जरूर करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा या पूरी संसद जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के जुरिडिक्शन में होती है, वही उसका सारा व्यवस्था देखते हैं। लेकिन अब क्या है कि सारे आदेश ऊपर से आते हैं। आज की तारीख में लोकसभा सेक्रेटरीट इतना कमजोर हो गया है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन हो गए हैं उसी तरह संसद का भी हो गया है। लोकसभा में या संसद में प्रधानमंत्री या कोई सब एक सांसद की तरह होते हैं, किसी का कोई विशेष दर्जा नहीं है। वहां अगर दर्जा है तो लोकसभा अध्यक्ष का है सबसे ऊंचा दर्जा वहां पे। लेकिन अब सारी स्थितियां बदल गई हैं और अब जो है उसका नतीजा हम आज ही देख रहे हैं।
बिल्कुल, नतीजा क्या है वो हमने आज देख लिया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2001 में भी जब बीजेपी की सरकार है, उस समय थी अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी संसद के ऊपर हमला होता है। और आज जबकि 2023 में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने अलग अलग राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में उधर मौजूद हैं, देश का गृह मंत्री भी वहां है, रक्षा मंत्री भी वहां है, लेकिन यहां संसद के अंदर जो कुछ करने की कोशिश होती है, अफरा तफरी का माहौल ही बनता है। लेकिन बनता तो है, आज अगर कुछ और हो गया रहता, ये जो जूते के अंदर घुसाकर लेके गए थे, छुपाकर लेके गए थे, वहां आरडीएक्स भी हो सकता था, वहां विस्फोटक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जब आप एक स्प्रे लेके जा सकते हैं तो कुछ और भी लेके जा सकते हैं, इतनी बड़ी चूक क्यों हो सकती है? चलिए, इस पर सुरक्षाकर्मी अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी आएगा सामने हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे इतर अब बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा कार्यक्रम को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मीनू जैन जी के पास आना चाहता हूं। मीनू जी, अब जरा पॉलिटिकल बातें करते हैं। चलिए, ये सारी सुरक्षा की बातें हम कर लेंगे, पॉलिटिकल बातें। मोदी की गारंटी चारों तरफ धूम मचा के रखे हुए हैं, जब से 3 राज्यों में मोदी जी के नाम पर भाजपा की जीत हुई है। ये कितनी गारंटी दिखाई देती है आपको, जब देश ही सुरक्षित हाथों में ना रहे तो? नहीं, मोदी जी की गारंटी आज सिद्ध हो गई है। जनता को चेत जाना चाहिए। ये जो संसद भवन है, ये नई संसद भवन बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये दिया गया था कि पुराना संसद भवन सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं है वहां। और आपके इसमें आप देखिए कि आपने जो कहा और जो शकील अख्तर साहब बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि वहां कुछ भी सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही वो कूदे, वहां पे सुरक्षा कर्मी थोड़ी दिखाई दिए, वहां सांसद दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मियों को तुरंत चीते की रफ्तार से वहां उसको टूट पड़ना चाहिए था। वहां पे इसका मतलब सुरक्षा नहीं है। अंदर कैसे घुसे? आज के जमाने में इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, और उसमें आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं, और उसमें कुछ लोग इस तरह की चीज लेके घुस जाए अंदर, तो ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी समझ में ही आने वाली बात नहीं है कि वहां हुआ क्या है ये। और जो शकील अख्तर साहब ने बताया कि भाई विजिटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी, कि बुलाया जाता है या क्या किया जाता है। देखिए, इसमें मोदी जी की प्रदर्शन की भावना भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाओ भाई, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें कि मैंने क्या बनाया है, ताकि वो यहाँ से देख के जाएं और फिर मन बनाएं कि वहां पे मैंने देखिए ये इतना बढ़िया मोदी जी ने संसद भवन बनाया। तो ये चीजें कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन भावना यही है कि वहां जो इतनी ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। मुझे इसमें एक चीज और, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सा ये माहौल दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। जिस वक्त ये कूदे, तो जिस हिसाब से अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, इवन लोग बाहर की तरफ भागने चाहिए थे। जो ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के लोग, मतलब वो कुर्सी पे बैठे हैं उधर के लोग, मतलब किसी को चिंता ही नहीं हो रही है कि ये हो क्या रहा है जी। तो ये चीज जो एक इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध, और वो भी आज के ही दिन, जबकि आज मैं मानती हूं कि वहां आज 100% से भी ज्यादा सुरक्षा होगी। वहां पे बिल्कुल ऐसा फुल प्रूफ सुरक्षा होगी आज संसद भवन के ऊपर। लेकिन उसमें आज आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब मोदी जी ये गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी तो चाइना के बॉर्डर पे भी गारंटी दे रहे थे कि कोई ना तो घुसा है और ना घुसकर बैठा हुआ है। ये गारंटी दी थी ना मोदी जी ने कि भाई कोई नहीं आया है चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद क्या हो रहा है? वहां बातें चल रही हैं वहां के अफसरों के साथ, यहाँ के सेना के अफसर बात कर रहे हैं हमारे देश के, कुछ नेगोशिएशन चल रही है, भाई यहाँ तक आप मत आओ और हम यहाँ तक नहीं आएंगे। उनको पीछे हटा दिया गया है, पेट्रोलिंग के एरिया से पीछे हट गए हैं। भाई जब घुसे ही नहीं थे तो आपने किसको हटाया वहां से, और किस लिए आप बात चला रहे हैं? लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, ये तो अभी संसद की बात है, आप बाहर देख लीजिए देश कहाँ है सुरक्षित हाथ में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिए हैं उन्होंने घुस के सीमा के ऊपर चाइना ने। कोई सवाल ही नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। आप ये देखिए, जो अभी बता रहे हैं कि 2 बजे फिर सदन को बुला लिया गया, उसकी बैठक बुला ली गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। आप इसको येलो गैस क्यों मान रहे हैं? येलो धुआं, क्या पता कोई पॉइजनस गैस हो, कुछ ऐसी चीज हो। आजकल उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ही कुछ असर होगा उसका। बहुत सारी चीजें होती है, स्लो पॉइजनिंग होती है। मतलब आप खतरे में डाल रहे हैं, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ हुआ नहीं वहां पे। इतना बड़ा आपने सांसदों की जान को खतरे में डाल दिया। अगर ये लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते
जो ये जो दो सांसद का आपने नाम बताया कि जिन्होंने इनके ऊपर कूदे, तो वो तो बहुत कुछ करता हो सकते है वो अध्यक्ष महोदय को, ये जो प्रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, इन्हीं के ऊपर कूद पड़ता, या कुछ भी हो सकता था। और एक इतनी शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि अगर आज के दिन क्या कभी भी अगर संसद के अंदर, अब नई संसद भी इतनी असुरक्षित है, तो कहां सुरक्षा है फिर? कहीं सुरक्षा नहीं है। और रही मोदी जी की गारंटियों की बात, तो देखिए मोदी जी की गारंटियां पब्लिक ने खरीद ली होंगी, तीनों राज्यों में खरीदी होंगी पब्लिक ने, लेकिन वहां हो क्या रहा है? वहां एक तांडव मचा हुआ है उन गारंटियों के ऊपर। भाई आप जो वहां पे शिवराज सिंह की शपथ ग्रहण की जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण चल रही है, और वहां पे जो मामा मामा के नारे लग रहे हैं, जी हाँ, तो उससे पता चलता है कि पब्लिक मोदी की गारंटी नहीं खरीदी थी। पब्लिक ने मामा को वोट दिया था, शिवराज सिंह मामा को। आप बजाते रहो ढोल कि मेरी गारंटी खरीदी है, लेकिन मामा जी भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर लाडली बहना का जिक्र किया कि भाई बहुत बड़ा इसका रोल रहा। तो उनका जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, वसुंधरा ने अपनी ताल ठोक दी थी वहां पे। अंत क्या हुआ देखिए, आईटी और सीबीआई से सबको डर लगता है, उसमें वसुंधरा हो चाहे शिवराज हो। और मुझे तो ये भी शुभ है और पूरी संभावना लगती है कि शिवराज सिंह के खिलाफ वो जो व्यापम वगैरह के घोटाले हैं, उनकी फाइलें खोल दी जाएंगी अब, ताकि शिवराज सिंह ज्यादा चूचपड़ ना करे जी। और वसुंधरा के खिलाफ भी खुलेंगी फाइलें, जो अभी तक तो विपक्ष के पीछे छोड़े हुए थे ईडी, आईटी और सीबीआई, अब वो अपनों के पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि उनको कब्जे में करना है। आप ये मत समझिए कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा चुपचाप बैठ जाएंगे, उनको तो एक प्रकट रूप में उनका अपमान हुआ है। और जो लोग हैं, और जो बड़े सीनियर लोग हैं जिनका अपमान होता है, जिनको बोलने नहीं दिया जाता है, वो आपको क्या लगता है वो चुप बैठेंगे? कोई चुप नहीं बैठने वाला है। धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ जो है एक अंदर विरोध की आग पनपेगी। और ये गारंटियां जो है मोदी जी की, वो सब सुरक्षा की ले लीजिए ना। आप ये कहते थे कि भाई देश नहीं बिकने दूंगा और ये नहीं होने दूंगा, आपके राज्य में हमला हो रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं हमलावर। और जो जैसा शकील अख्तर साहब कह रहे हैं, उनके हाथ में कुछ और भी तो हो सकता था। आप और कुछ नहीं, कोई चक्कू छुरा ही होता तो क्या कर लेते आप? तो आपकी सब जो है ना थोती भोतरी और बिल्कुल लिफाफे वाली घोषणाएं हैं। आपकी गारंटियां भी ऐसी हैं, जैसी सुरक्षा है ना संसद की, ऐसी आपकी गारंटियां हैं। तो अभी देश को जो आज हुआ है ना, उससे तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है मोदी जी के ऊपर से। अब इसका देखिए आने वाले समय में कैसे पब्लिक रिएक्ट करती है। और जो बात वो जो लड़के और लड़कियां कह रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं या कौन किस उम्र के हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो एक बड़ी ज्वलन समस्या की तरफ की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिसकी कि उन गारंटियों में जिक्र नहीं है। मोदी जी ने जो राज्यों में गारंटियां दी है, उसका जिक्र, बेरोजगारी का जिक्र वहां नहीं है उन गारंटियों में। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो तानाशाही की बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं। इसका मतलब क्या? वो एक जो जनता का अंदर खदबदा रहा है, सतह के अंदर जो विरोध और असंतोष, उसको आज भाप मिली है, वो निकला है। और अब ये मुझे उम्मीद है कि और लोग भी निकल के आएंगे ये देख के कि यार ये लोग अगर संसद में पहुंच सकते हैं, तो हम सड़क पे तो आ ही सकते हैं अपने मुद्दों को लेके कम से कम। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, संसद से लेकर सड़क तक मुद्दे बहुत हैं, और उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देश में बेरोजगारी का है, देश में अस्थिरता जो बनी हुई है उसका है, युवाओं को रोजगार नहीं, और उसके अलावा तानाशाही खत्म करो के नारे लगा रहे हैं, और मणिपुर की चिंता किसे करनी चाहिए इस बात का भी जिक्र वहां है। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए और यहां से राजनीति, क्योंकि अब सब कुछ 2024 की तरफ, सबकी निगाहें 24 की तरफ हैं, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, फायदा लेने की कोशिश तो सब करते हैं सियासत में। 2001 आज ही का दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद के ऊपर हमला होता है, और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है 3 साल बाद। लेकिन यहां अभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इलेक्शन है, ज्यादा दूर नहीं है इलेक्शन। इलेक्शन के लिहाज से देखा जाए
तो ये आज का दिन कितना बड़ा धब्बा है मोदी सरकार पर। राजीव जी, इस मामले में एक हफ्ते पहले जो पन्नू साहब हैं, खालिस्तान समर्थक अमेरिका में, उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि हम 13 दिसंबर को संसद, हिंदुस्तान की संसद पे हमले का दोहराव करेंगे। उस लिहाज से आज तो संसद की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास खुलेआम एक धमकी का समाचार था, आपके पास खुलेआम एक धमकी की आशंका थी। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति, कोई अतिवादी संसद के अंदर घुस जाता है तो इससे बड़ी सुरक्षा में चूक तो हो ही नहीं सकती जी। हमारा भी अपना अनुभव है, पत्रकार के रूप में भी हम विधानसभा या लोकसभा के अंदर जाते हैं तो जितनी कड़ी सुरक्षा की जांच हमारी भी होती है, और सिवाय कलम और पेन के आपको कुछ ले जाने नहीं दिया जाता, तो लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं जहां पर आपके जूते भी चेक होते हैं, जहां पर आपके कपड़े भी चेक होते हैं। उस जगह पर कोई व्यक्ति कोई भी स्प्रे लेकर के कैसे घुस सकता है। सवाल यह भी है कि आपने 2 घटनाएं गिनवाई जो भाजपा शासन में हुई, अटल बिहारी जी के समय और अभी। इसके पहले जब कंधार का हाईजैक हुआ था तब भी आप ही थे, और जब रुपैया शहीद का अपहरण होकर के आतंकवादी छोड़े गए थे तब भी आप ही थे। मतलब आतंकी हमले जब भी होते हैं आप ही रहते हैं, पुलवामा होता है तब भी आप ही रहते हैं, और इसको फिर इसके नाम पर आप वोट मांगते हैं। मुझे तो एक बात की आशंका और लगती है कि साउथ में अपना गिरता जनाधार आपको तंग कर रहा है, और अब आप साउथ में भी नफरत की आंधी फैलाना चाहते हैं। इसलिए आपके साउथ का सांसद पास देकर के अतिवादियों को संसद में हमला करवा रहा है, ताकि वहां पर भी यह बताया जाए कि देश सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षा तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देते रहेंगे जी। अच्छा तो यह हुआ है कि कोई विपक्ष के सांसद ने उनको पास नहीं दिया, और वो गैर हिंदू नहीं है जो पकड़े गए हैं। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन और सामने आता तो आज मोहम्मद मोहित्रा की तरह इन साहब की सदस्यता भी भंग कर दी जाती जी। एक अपना लॉगिन पासवर्ड अगर आप शेयर करने के लिए किसी सांसद को निकाल सकते हैं संसद से, तो सुरक्षा की अनदेखी करके ऐसे अतिवादियों को संसद का पास देने वाले के विरुद्ध आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं तत्काल? क्यों गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं? क्यों पूछताछ नहीं कर रहे हैं? आपने देखा होगा जब अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे तो स्पीकर का चेहरा कैसा था। एक न्याय की प्रतिमूर्ति बनकर स्पीकर लोकसभा के अंदर बैठता है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो चाहते थे कि अधीर रंजन बोलना ही बंद कर दें। उनको बार बार हाथ दिखाकर वो कह रहे थे कि आप बैठ जाइए, इस मुद्दे पर मत बोलिए। व्हाट इज दैट? आप चाहते क्या है कि जो सिर्फ सरकार बोले वो जनता सुने, वो देश सुने, विपक्ष बोले उसको न संसद में सुना जाए न संसद के बाहर सुना जाए। और रही अब बात में आता हूं हमारे राज्य में एक नई सरकार गठन हो गया, बधाई देता हूं नई सरकार को। लेकिन आज अखबारों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं। हम लोग संसद के कितने संसदीय परंपराओं के कितने जानकार हैं उसका अंदाजा मैं बता रहा हूं कि 10 साल शासन करने वाली पार्टी जो केंद्र में है, और हमारे यहां तो 20 साल से कर रही है, उस पार्टी के विज्ञापनों में रमन सिंह को स्पीकर बना करके उनके फोटो छापे गए हैं उनके विज्ञापनों में। अभी वो डेजिग्नेट स्पीकर हैं, उनको अभी स्पीकर बनाया नहीं गया। स्पीकर बनाने की जिम्मेदारी विधायकों की है और वो पूरे सदन की है, सिर्फ भाजपा की नहीं है। और उनके फोटो के नीचे बकायदा लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के स्पीकर। तो इस बात को अंदाजा लगा लीजिए कि संसदीय परंपराओं का कितना पालन हो रहा है। रही बात गारंटी की, तो गारंटी तो हम 2 करोड़ की गारंटी भी सुन रखे हैं कि बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। गारंटी तो हम उस जुमले की भी हमेशा दोहराते ही रहे हैं जिसपे 15 लाख रुपए दिए जाने थे। गारंटी तो हम महंगाई कम करने की भी करते रहे हैं। आज ही आंकड़ा जारी हुआ है कि खुदरा महंगाई दर 5.55% पर है, जो अपने ऑल टाइम ऊपर पर चल रही है।
किस तरह लोग अपना जीवन चला रहे होंगे वही जानते हैं। सवाल यह है कि ये हमले इतनी सुरक्षा के बावजूद हो रहे हैं, तो और उस दौरान ना तो गृह मंत्री सदन में है और ना प्रधानमंत्री सदन में है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देश किससे मांगे? सवाल तो यह भी उठता है, जब सदन में जवाब देने वाला ही मौजूद नहीं है तो जवाब की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार तो धरने पर चल रही है, सरकार को सिर्फ नफरत फैलानी है। और इस घटना से मुझे लगता है कि साउथ का एक नफरत का दरवाजा खोला जा रहा है कि यहां पर भी अतिवादी पैदा किए जा रहे हैं, जैसा तेलंगाना के विधायकों ने किया है कि हम शपथ नहीं लेंगे साहब अगर मुस्लिम विधायक शपथ दिलाएगा। और अब कर्नाटका से आया है कि ये दोनों स्टेट में अभी अभी आप हारे हैं, अब वहां पर फिर से अतिवाद फैलाया जाए और अतिवाद फैला करके फिर शहीदों के नाम से वोट मांगे जाए। राजीव जी 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 बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव से पहले ये घटना संसद के अंदर जो भी घटना घटित हुई है उस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन इसका आगे क्या असर होने जा रहा है चुनाव पर और क्या कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, या चुनाव अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं आज उधर अपने अपने मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में थे और इधर जो कांड हुआ है सदन के अंदर उसके क्या मायने निकाले जाएं। सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं सुनील जी इसको? धन्यवाद राजीव जी। ये घटना तो बड़ी अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन नई लोकसभा के साथ या नए संसद भवन के साथ उसके सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल उसके पहले दिन से किए जा रहे हैं। तमाम सांसदों के बयान इस तरह के आए हैं। हम लोग कई बार पुराने संसद भवन में गए हैं, जिससे कि इस तरह की स्थिति इतनी सुरक्षा होती है कि सामान्य नागरिक तो वहां अपनी कलम लेके नहीं जा सकता। हर चीज रखवा ली जाती है बाहर और कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। कोई एक ये नहीं कि आप जो रिसेप्शन है वहां से पास दिखाकर आप आगे आ गए तो एक बार की सुरक्षा की जांच बात खत्म। फिर आप संसद भवन में घुसते हैं, वहां उसकी जांच होती है। फिर जब आप उस दर्शक दीर्घा में जाने लगते हैं वहां उसकी जांच होती है। दर्शक दीर्घा के भीतर भी सुरक्षाकर्मी बैठे रहते हैं, खासतौर से अगली लाइनों में कि कोई किसी तरह की अप्रत्याशित घटनाएं न हो जाए। कोशिश की जाती है कि दर्शक दीर्घा में पूरी तरह से मैंने फुल्ली ऑक्युपाइड न होने पावे, आगे की लाइनें खाली रहें। और हमने मेरी स्मृतियों में कभी नहीं है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग नारे लगा रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। और इस नई संसद भवन में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई, खासतौर से जब वो महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था उस समय दर्शक दीर्घा में लोग नारे लगाते हुए पाए गए और किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी ने उनको निकालने की भी कोशिश नहीं की। एक अजीब ऐसा दृश्य था वहां पर। तो यह इस तरह की जो घटना है यह संसद के भीतर ये तो बहुत ही चिंताजनक है और सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी लापरवाही है। यह कोई व्यक्ति गैस लेके कैसे जा सकता है? मैं तो जब से घटना देखा हूं उसका वीडियो तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। हालांकि उस लड़के की बहन का एक बयान सार्वजनिक हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, जो पकड़ा गया है, कि यह 2 साल से बेंगलोर में था। तो जो मैसूर के सांसद जी के पास वो लेकर के आया है तो उसे कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उस प्रवास के दौरान वो सांसद से मिला हो या अपने उस बेंगलोर के परिचय के माध्यम से उनके पास गया हो। लेकिन सांसद लोग भी यूं ही किसी को अपना वो नहीं दे देते, किसी उनसे भी रिकमेंडेशन करना बड़ा कठिन होता है। कैसे हुआ कि तो गहन जांच का विषय है। लेकिन यह सवाल, ये जो आज की घटना है ये तो कई सवाल पैदा करती है कि आखिर हम सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, सरकार कितनी गंभीर है, जो बार बार सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है आतंकवादी घटनाओं के लिए और देश की सुरक्षा को लेकर के लिए, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो चाहे बाहरी सुरक्षा का सवाल हो। लेकिन इस घटना तो पूरी पोल खोल दी कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई है। और आज मैं सुन रहा था बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित जो सांसद हैं दानिश अली जी की, कि एक ही प्रवेश द्वार है और वहां पे उसी प्रवेश द्वार से सबको जाना है, चाहे रूलिंग पार्टी का सांसद हो, चाहे अपोजिशन का सांसद हो, चाहे मीडिया के लोग हों या दर्शक दीर्घा में जाने वाले, केवल एक प्रवेश द्वार। ये तो मैंने पिछले संसद भवन में तो नहीं था, कई द्वार होते थे। अपोजिशन के लोग एक द्वार से जाते थे, प्राइम मिनिस्टर का अलग सा प्रवेश द्वार था, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का अलग प्रवेश द्वार था और जो दर्शक दीर्घा के लोग हैं उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार बना हुआ था।
उनसे अलग अलग, राज्यसभा के लिए अलग दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश द्वार, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए अलग प्रवेश, मतलब एक नई संसद भवन कैसे बनी हुई है। चूंकि मैं गया नहीं हूं पुरानी संसद भवन में, तो मैं कई बार गया हूं, नई संसद भवन का मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन आज जो मैं दानिश अली जी का बयान सुन रहा था, ये तो सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है और इस तरह से आप सुरक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। और आज बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। आज के दिन इस घटना का होना तो और भी सवाल पैदा करता है। संसद पे हमले का आज 2001 की घटना का आज वर्षगांठ थी और आज तो चप्पे चप्पे पे वहां सुरक्षा लगी होगी, क्योंकि सबको वहां जो शहीद सुरक्षा कर्मी थे उनको लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं। उस दिन इस तरह की घटना, तो यह बहुत सारे सवाल पैदा करती है और निश्चित रूप से सरकार के पास इसका जवाब नहीं होगा। और आपने सही कहा, जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे लोकसभा में, जब लोकसभा अध्यक्ष ने उनको बोलने की अनुमति, तो पूरा का पूरा क्या माहौल है वहां, तो कई सवाल पैदा करते हैं। और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को लेकर के भी एक संकट पैदा होगा कि आखिर जो सरकार कह रही है और वह करती हुई कितने दिख रही है। जी, ये निश्चित रूप से इसको लेकर के चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और बात हम कर रहे हैं आज सदन में जो कुछ हुआ है उसको लेकर, लेकिन उसके बाहरी हिस्से में यानी सड़क पे जो कुछ है उस पर चिंता भी व्यक्त होनी चाहिए, उस पर भी बातें होनी चाहिए। और बात यही है कि आखिर बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, देश की जो भी परिस्थितियां अभी निर्मित हुई हैं उन सबको लेकर आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती कैसे जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं जो आज सदन के अंदर तक जाने की हिम्मत कर रहे हैं। कैसे गया, कौन लेके गया, इन चीजों को अगर छोड़ दें तो मूल मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जो कुछ हुआ सदन के अंदर, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले उसकी मांग भी जायज है, लेकिन साथ साथ एक बात और जायज है कि क्या जो ये स्लोगन्स बोल रहे थे उसमें कहीं कोई सच्चाई है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है 2024 पर। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, देखिए, इस मामले को लेकर बहुत सारे पहलुओं पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं केवल दो ही बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि ये जो वहां संसद पे पहुंचकर जो नारे लगाए गए, मुझे लगता है कि हमारे पूरे के पूरे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसका ये कंप्लीट कोलैप्स है। ये पूरा की पूरी फेल हो चुकी है हमारी डेमोक्रेसी। लोगों को अब इस संसद से कोई उम्मीद ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, खासकर जो दो लोग जो नारे लगा रहे थे, अभी तक तो ये बात साबित नहीं हुई है कि वो जो बता रहे हैं वो गलत है। इसलिए तब तक तो हम ये मान के चले कि ये जो नारे लगा रहे हैं या ये जो व्यक्ति है वो अपने किसी विशेष मकसद से आए थे और उसी मकसद के अंतर्गत ये नारे लगा रहे थे। तो जो नारे लगा रहे हैं उसका मतलब ये है कि अब उन्हें यह पता चल गया है कि पूरी की पूरी जो संसद है यहाँ पर जनता की कोई बात नहीं होती। इस जनता की, इस संसद की भवन की एक तरह से प्रासंगिकता जो है पूरी की पूरी खत्म हो गई है। और उसका कारण यही है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जो कुछ इस पहले अभी इस नए संसद भवन के अंदर, अब इसके पहले जो है वो पुराने सदन के अंदर जो कुछ घटा है वो सारे के सारे का निचोड़ है आज की ये जो घटना है। इसलिए जो है इन दोनों व्यथित बच्चों को, दोनों को, चाहे बच्चा तो नहीं है, एक निश्चित रूप से 25 साल का है शायद वो, और दूसरी महिला जो शायद वो 42 साल की है। अब ये कनेक्शन भी जोड़ने का है। एक जो है वो लातूर का है, महाराष्ट्र का है लड़का, जो महिला है वो दूसरे जगह की है। किस तरीके से दोनों का कनेक्शन है, क्या किसी संगठन से है, तो खैर पुलिस का काम है। ये अपने आप इसकी जांच होगी तो और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन उन्होंने जो मणिपुर के बारे में बोला, कहाँ गलत बोला? उन्होंने कहा कि तानाशाही खत्म करो, तो सही बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र का जो मंदिर जिसको कहते हैं मोदी बार बार, वहां पर पिछले 9-10 वर्षों में लोकतंत्र नहीं फैला है, बल्कि पूरा का पूरा लोकतंत्र पूरा सिकुड़ गया है और एक व्यक्ति के हाथ में आ गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन सब चीजों को कितना अगंभीर बना दिया गया है। जो बताया गया कि प्राइवेट एजेंसियां जो है वो वहां पे काम कर रही हैं, उन्हें गंभीरता पता नहीं है इन सब चीजों की। एक तरह से जब ये लोग कूदे हैं उसके अंदर दर्शक दीर्घा से संसद उसके अंदर फ्लोर पे, तो उस समय कोई मार्शल नजर नहीं आ रहा था। जो उन लोगों ने पकड़ा उन लोग खुद सांसद थे, ये बात भी सामने आ गई है। इसका मतलब ये है
कि इन चीजों को लेके गंभीरता बिल्कुल नहीं रही है। एक बिल्कुल दूसरा पक्ष है जिसको हमने अब तक छुआ नहीं है इस पूरी चर्चा में, उसके ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा राजू जी। देखिए, जिस स्प्रे के कारण वो पीला धुआं फैला, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, हमारे दर्शक जानकर हैरान रह जाएंगे, सारे पैनलिस्ट जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहां पर जितने मीडिया चैनल थे वो सब उसकी छीना झपटी कर रहे थे। वो जो स्प्रे था, वो वीडियो मिल जाएगा, मेरे पास है वो वीडियो। वो एक से दूसरा चैनल वाला जो है उसको ले रहा था और अपनी बाइट दे रहा था अपने दर्शकों को। वो गोदी मीडिया के लोग उसमें ज्यादा थे, उसको दिखा रहे थे कि देखिए इस स्प्रे से ये फैलाया गया धुआं। आप सोचिए कि उस घटना के लिए वो साक्ष्य के रूप में उसको काम में लिया जाना चाहिए था। वो पुलिस वालों ने या जिन भी लोगों ने उस स्प्रे को किस प्रकार से इन मीडिया वालों के हाथ में पहुंचा दिया और उसके लिए छीना झपटी हो रही है। अगर आप कहें अपने प्रोडक्शन टीम को तो शायद उसको ढूंढ निकालेंगे उस वीडियो को। मैंने किसी भी वो है ऑलरेडी, लेकिन उसको नहीं दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो थोड़ा कॉपीराइट का मामला है, दूसरे चैनलों का है दीपक जी। लेकिन यहाँ हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा थोड़ा सा अब इससे बाहर लेके जाना चाहता हूं मैं। सदन के अंदर जो कुछ हुआ है और उसकी चर्चा खूब कर ली है और एक्सपर्ट्स वहां अपना काम कर रहे हैं। छोड़िए, हम लोग एक्सपर्ट की भूमिका में ना आए, हम लोग सीधा जरा इसके दूसरे पहलू को समझना जरूरी है, उसको समझना चाहता हूं आप लोगों के जरिए, आप बुद्धिजनों सुधीजनों के जरिए, कि आखिर यहां से देखिए, मैं तमाम अपने पैनलिस्ट साथियों के बीच उस सवाल को लेकर आ रहा हूं कि 2024 को कैसे देखते हैं। अभी तक कल तक जो गारंटी, मोदी की गारंटी की बात होती थी, ये कौन सी गारंटी यहां दिखाई दे रही है? देश की सुरक्षा के नाम पे ही तो आप चुनाव लड़े थे 2019 का। क्या 2023 का चुनाव जो है वो ऐसी सुरक्षा के नाम पे आप लड़ेंगे? आप जाके बालाकोट में पुलवामा की घटना घटती है और बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक करते हैं आप और सुरक्षा के नाम पे वोट मांगते हैं। लेकिन यहां पर आपके सदन के अंदर एक नहीं दो शख्स कूद पड़ता है, 4 लोगों का आपका ही सांसद, बीजेपी का सांसद 4 लोगों को पास बनवा देता है, वो सदन के अंदर आ जाते हैं। बात यहां है, और यहां से क्योंकि सुरक्षा के नाम पे आप वोट मांग रहे थे 2019 में और जीत के आए, 303 सीटें आपकी आई, एनडीए की 353 सीटें आई। अब आगे क्या कुछ देखा जाए, इसका पॉलिटिकल सिनारियो क्या कुछ है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं इसमें। जरा दीपक जी एक बार फिर से आना चाहता हूं, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी और तमाम साथियों के पास में इन्हीं सवालों के साथ आऊंगा कि इसको किस हिसाब से देखा जाए, कैसे रखा जाए हमारे तमाम दर्शक साथियों के बीच। दीपक जी देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गया है, तो उसके अंतर्गत न केवल संस्थाएं फेल हो गई बल्कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का कहना भी नाकाम हो चुका है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस वाक्य के बाद कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ही फेल हो गया, उसमें सारी चीजें आ गई, पूरी की पूरी कार्यपालिका जो है वो फेल हो चुकी है, उसके कहे का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आप देखिए, जिस समय पुलवामा हुआ उस समय कहां थे हमारे प्रधानमंत्री जी? उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे जिम कॉर्बेट में। आज जिस समय ये घटना हुई, उस घटना के समय हमारे मोदी जी जो है 2 राज्यों में दो मुख्यमंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे और ये जो इस तरीके की कार्रवाइयां जो होती हैं वो अक्सर बिना बताए ही होती हैं। हम ये नहीं कर सकते कि आज के दिन प्रधानमंत्री को पहले से जानकर वहां रहना चाहिए था, वो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बाद कोई बयान तो उन्हें आना चाहिए था। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर और कोई बहुत संवेदनशील होता तो कार्यक्रम को छोड़ के शायद जो है वो संसद पहुंचता और वहां जाकर वो बयान देता कि आज क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात आप देखिए, जिस समय इस बात को चौधरी साहब जो है, अधीर रंजन चौधरी साहब जब बोल रहे थे तो ओम बिरला जो है उनको चुप कराने का प्रयास कर रहे थे, और यही मामला मेरा ख्याल है राज्यसभा में भी हुआ है। जिस समय खड़गे जी इस बात को उठा रहे थे तो उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा था। ये एक तरह से जो है दोनों ही सदन के जो प्रमुख हैं, जो कस्टोडियंस हैं, जो अपने सदस्यों के बोलने के हक की रक्षा करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, वो लोग उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की जो नाकामियां हैं वो उनको सदस्य न उठाएं। अभी एक और मामला छोटा सा हुआ है, वो बता देता है पूरा का पूरा मामला कि हमारी डेमोक्रेसी किस स्टेज पर पहुंच गई है। जगदीप धनखड़ साहब को बताना पड़ा, भाई झुकने की मेरी आदत है, आप मेरे झुकने की आदत को ये मत मानिए कि मैं प्रधानमंत्री के सामने झुक रहा हूं और मुझे कितना झुकना है ये भी ना बताया जाए। ये जो जिन लोगों को बाकी लोगों को झुकाना चाहिए था, अगर वही झुक रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र है वो कहां पर पहुंच चुका है। लोकतंत्र की कमर जो है वो तोड़ी जा रही है, और आज की जो घटना है वो यही घटना है। आज जनता
कह रही है कि आप जो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रहा है, आप जो कुछ कहते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। वादे और गारंटियां क्या होती है? प्रधानमंत्री मोदी की कोई पर्सनल गारंटी नहीं होती, जब वो कोई गारंटी देते हैं तो सरकार की ओर से गारंटी देते हैं। तो जब उसी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया तो अब आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अब ये लोगों पर निर्भर करेगा कि इस चीज को कितनी वो गंभीरता से लेते हैं, या उन्हें लगता है कि केवल एक कोई हंसी मजाक जैसी है। सदन के अंदर दो लोगों का कूद पड़ना, अगर दुनिया चौंक जाएगी अगर ये मामला लोगों के सामने आएगा तो। लेकिन अगर इसको भी लोग गंभीरता से नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। राजीव जी, ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको भी अगर गंभीरता से ना लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है अमलेंदु उपाध्याय जी कि सदन के अंदर जो कुछ होता है, सदन के बाहर की एक अलग गारंटी चलती है, और वो उस गारंटी में कितना आज की तारीख में डेंट लगा हुआ आप देखते हैं। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये गारंटी जो है उसकी पोल जो है बहुत जल्दी खुल गई। जो गारंटियां दी जा रही थी और आज तो जबरदस्त तरीके से उन गारंटियों की पोल खुल गई। और सबसे बड़ी पोल तो ये खुली कि देश जो है बहुत ही असुरक्षित हाथों में है। जो बातें की जाती थी कि देश सुरक्षित हाथों में, और जिस नारे के साथ आए थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, उस नारे की पोल जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज खुल गई है। मुझे लगता है कि 2024 में जो बड़े मुद्दे बनेंगे और जिन पे विपक्ष वार करेगा, उनमें आज की घटना भी एक बड़ा मुद्दा होगी कि किस तरीके से संसद की सुरक्षा तक जो है, जो सरकार नहीं कर सकती, वो किस तरीके से देश की सुरक्षा करेगी। ये गंभीर मसला है और बड़ा मुद्दा है राजीव जी। ये सिर्फ ये नहीं है कि दो लोग आए और आकर के उन्होंने संसद के अंदर जो था कुछ अपने नारेबाजी की कुछ पर्चे फेंके और कुछ उन्होंने स्मोक फैला दिया, कुछ धुआं फैला दिया और नारेबाजी करके चले गए। ये सिर्फ नारेबाजी का मसला नहीं है। उनकी नारेबाजी अलग हो सकती है, उनके विषय वस्तु उनकी अलग हो सकती है, उनके मसले सही हो सकते हैं जिन पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो संसद के अंदर प्रवेश कर गए वो एक बड़ा मसला है। और ये सरकार की घोर नाकामी को जो है, नाकारापन को दोनों को दर्शाता है। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है उस घटना को सुनने के बाद भी जो है दूसरे कार्यक्रम में चले जाते हैं और लौट करके दिल्ली नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि देश के अंदर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो सारे कार्यक्रम निरस्त करके पहले संसद में पहुंचता और संसद में जाकर के अपनी बात रखता कि क्या उसमें चूक हुई है, क्या खामियां हुई हैं और सरकार इस पे क्या कार्रवाई कर रही है। मजे की बात यह है कि संसद के अंदर ना प्रधानमंत्री मौजूद है, ना गृह मंत्री मौजूद है, ना रक्षा मंत्री मौजूद है, और इसका सुरक्षा का जिम्मा किसका ये अभी तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है देश की संसद के अंदर, और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हम दुनिया के सामने एक स्थापित करते हैं और विश्वगुरु जो कहलाए जाते हैं और जो दावा ठोका जाता है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विश्वगुरु हो गए हैं और डंका बज रहा है सारी दुनिया में। तो डंका ये बज रहा है, दुनिया देख रही है ये डंका बजते हुए कि किस तरीके से संसद के अंदर जो है वो आपका डंका बजाने के लिए दो लोग घुस जाते हैं और आपकी सुरक्षा कर्मी जो है वो उनको नहीं पकड़ते, बल्कि सांसद जो वो उनको पकड़ते हैं। मतलब आप देखिए संसद के अंदर आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है ये। और बड़ी मजेदार बात यह है राजीव जी कि जो माई गवर्नमेंट करके जो एक ट्विटर हैंडल है, सरकार का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया था इस जब संसद नया भवन जब बन रहा था, इसका उद्घाटन हो रहा था, कि बड़ी अचूक सुरक्षा है और पुराने भवन से इसकी सुरक्षा किस तरीके से ज्यादा है और अभेद्य सुरक्षा इसकी है। तो उस अभेद्य सुरक्षा की पोल आज खुल गई है। तो ये जिस तरीके की चीजें सामने आई, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जो दावे करते हैं और जो 56 इंच का सीना होने की बातें की जाती हैं, ये उन सारी बातों की पोल खोलता है। और ये बड़े स्तर पर मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर ये एक मुद्दा बनेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सतपाल मलिक जो कह रहे थे कि वो सतपाल मलिक की बातें जो है वो क्या वो सच हो रही हैं, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बीजेपी सांसद ने उसको पास दिए हैं तो ये संयोग था या प्रयोग था, मैं इन सब बातों में जा ही नहीं रहा हूं। मतलब ये बातें भी उठेंगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आएंगी, संयोग था या प्रयोग था ये बातें भी आएंगी, क्योंकि इस तरीके की चीजें होंगी और चूंकि राजनीति है और आप राजनीति करते हैं दूसरे लोग भी राजनीति करेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप संयोग और प्रयोग से हट करके भी अगर बात करें, आप सतपाल मलिक के उस आरोप से भी हट करके बात करें कि 2024 से पहले मोदी जी क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या नहीं करवा सकते हैं, उससे भी हट करके बात करें तो देश चिंतित तो है कि जब देश की संसद जो है, जो देश को गवर्न करती है, जहां से नीतियां बनती हैं, जहां से हमारे सिद्धांत बनते हैं, जहां से कानून बनते हैं और कानून हटाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने साहब 1700 कानून हटा दिए, इसी संसद से हटा दिए, और संसद जब सुरक्षित नहीं है तो प्रधानमंत्री इस देश की सुरक्षा किस तरीके से करेंगे।
तो वो 56 इंच का सीना दिखाने के लिए किसके लिए है? जो घर में घुस के मारने की बातें होती हैं और एक अकेला सब पे भारी होने की जो बातें होती हैं, तो ये एक अकेला किस पे भारी है? और घर में घुस के आप किसको मारते हैं? जब आपके घर के अंदर घुस करके ये लोग आकर के वहां जो है स्मोक गन चला देते हैं, आकर के बाहर आकर के नारे लगते हैं। और सबसे मजेदार बात राजीव जी ये है कि लड़की जो नारे लगा रही है वो वंदे मातरम भी कह रही है, वो भारत माता की जय भी कह रही है, और इसीलिए अभी तक कोई नहीं कह रहा कि कोई आतंकवादी घटना हुई है जी। अगर यही आप मान लीजिए कि जो बातें हो रही है कि ये उर्दू नाम वाले होते और मुद्दे उनके चाहे कुछ भी होते, लेकिन अगर ये उर्दू नाम वाले होते तो आज क्या चल रहा होता? या ये जो बीजेपी के सांसद हैं उनके पास विजिटर पास पे नहीं आए होते, उनके पास विजिटर पास उनके द्वारा दिया नहीं होता, किसी इंडिया ब्लॉक के सांसद का दिया होता, किसी कांग्रेस के सांसद का दिया होता, तो इस समय क्या चर्चाएं हो रही होती? बिल्कुल। और जिस तरीके से आज जो चीजें हुई है सदन में, मुझे लगता है ये साफ तौर पे सरकार की बड़ी फेल्योर को दिखाता है और ये साफ जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना और चुनाव जीत करके देश को जो है बड़े अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचना है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से और देश की सुरक्षा से और देश के आवाम की सुरक्षा से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। देश की सुरक्षा की बात हो रही है, जरा आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी, देश की सुरक्षा के नाम पर चुनाव 2019 का, क्या 2024 का चुनाव भी उसी दिशा में जाते हुए देखती हैं आप? जो मैं आज बता रही हूँ आपको, कल परसों में या 2-1 दिन में 4 दिन में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इस घटना के ऊपर। हो सकता है इनसे मिला जाए चारों से, जो ये बागी जो ये कूदे हैं संसद में, उस पे इवेंट बनी जाएगी कि भाई देखिए उनको हमदर्दी से सुना, उनको समझाया, उनको रोजगार की गारंटी दी, उनको ढांढस बंधाया कि मोदी के हाथों में आपका सुरक्षित है, मोदी बहुत कुछ करने वाले हैं। एक ऐसी इवेंट होगी ताकि पब्लिक के अंदर ये मैसेज आए कि देखिए इतना लोगों ने इतना शोरगुल और इतना सुरक्षा को खतरे में डाला संसद की, लेकिन उन लोगों को भी माफ कर दिया। इतने बड़े दिल के, इतने उदार दिल के हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो कुछ इस तरीके की घटना होगी। इसमें देखिए जो अभी अमलेंदु जी उठा रहे थे सवाल, वहां में भी 1-2 सवाल जो पिछली बार रह गए थे। अब आप देखिए वो लड़की जिसने वो कैनिस्टर उसमें पीले रंग का धुआं छोड़ा, उसने आप देखिए कैसे आराम से उसको ले जा रही है, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को साथ में ले जा रहे हो हाथ पकड़ के। ऐसे में 5-6 सुरक्षा कर्मी उसको उसके पाउंस करके घेर लेते हैं कि बच के जाने ना पाए। आपको देखिए उसको ढीला सा हाथ से उसको साइड में लगा रखा है। मतलब जो व्यक्ति हमलावर है देश की संसद के ऊपर, उसको इस तरीके से ले जाती है सुरक्षा एजेंसी, जिस तरह से ये ले जा रहे हैं। ऐसी आगे देखेंगे इसमें अभी वो जो दूसरा इसका साथी है वो भी अभी उसको खोल रहा है उसे कैनिस्टर को, तो उसमें भी इसी तरीके से उसको ढीला ढाला सा, मतलब मानो जैसे सबको पता हो कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे, तो उनको कैसे हैंडल करना। आप ही देखिए इतनी बड़ी आग लगा के और वो नारे लगा रही, इतनी देर तक कोई नहीं आता वहां पे। और यहाँ पे एक सुरक्षा कर्मी, एक वो धीरे से आई, उसने भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, अपनी साथी को मदद करने की, ले जाए पकड़ के, और वो भी नारे लगाने वाले भी बड़े आराम से जा रही है। तो ये कोई, मैं इसको ऐसा नहीं मान रही हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा सच्ची की घटना है। मैं तो अभी साफ बोलती हूँ, मैं इसके लिए जेल जा सकती हूँ, कोई मुझे पकड़ ले आके कि आपने कैसे कहा। क्योंकि जो ये तरीका है ना, ये हमलावर को पकड़ने का तरीका नहीं है, उसको दबोच लिया जाता है पूरी तरीके से, जैसे कि उन्होंने अंदर दबोचा सांसदों ने, कांग्रेस के सांसद और जो बीएसपी के सांसद थे, टूट पड़े वो उसके ऊपर। उन्होंने मुक्के मारे, उनको बताया जा रहा है जैसे पिटाई की, या बिल्कुल पिटाई की बात देखे थे हम लोग थोड़ी देर पहले। हाँ, इसको पकड़ लेना चाहिए था। ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे बच्चा रोता हुआ, उसको धीरे से ले जा रहे हो मना के। तो ये चीज, ये तो एक फोटो आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, और ये 2024 तक इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको क्रिएट करके फिर उनका एक घटना बनाई जाएगी और फिर उसका फिर प्रचार किया जाएगा, आईटी सेल लग जाएगा और फिर उसमें आ जाएगा। क्योंकि आप इसमें देखिए बीजेपी के सांसद हैं, उन 4 को क्या ये जानते नहीं होंगे? बीजेपी के सांसद है, और ये तो बहुत बचाव हो गया कि जो अभी सबने बताया कि ये किसी दूसरे धर्म के नहीं है। अगर होते तो आप देखते हैं क्या इस देश के अंदर ये माहौल थोड़ी हो रहा होता। और संसद के ऊपर आक्रमण हो गया है, प्रधानमंत्री जी के उनको वहीं से तुरंत संदेश जारी करना चाहिए था देश के नाम, वहीं से जहां है वो, चाहे रायपुर में है या चाहे भोपाल में, वहीं से संदेश जारी होना चाहिए था कि सब स्थिति नियंत्रण में है और आप चिंता मत करिए, कोई कुछ नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, और उनको धर लिया गया है हमलावरों को। लेकिन नहीं। अब लेकिन क्या है कि अब पब्लिक का क्या है,
उनको ये सामने दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई ऐसी दुराव छिपाव वाली बात नहीं है, सब कुछ सामने पब्लिक देख रही है। अब पब्लिक इसको देख बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा के बाद भी अगर अपने आप को सुरक्षित हाथों में समझती है तो इस देश की पब्लिक का कोई इलाज नहीं है, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, यही इसका इलाज है। राजू जी मेरे इस वीडियो में जी तो हाँ। जी कोई बात नहीं मीनू जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पर आप रख रही थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। जरा प्रमोद अग्रवाल जी के पास आऊँ, फिर शकील अख्तर जी के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आता हूँ। प्रमोद अग्रवाल जी, यहाँ चूंकि आज आप वहाँ बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अपने पहले वक्तव्य में, और साथ साथ वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता थे, और इधर सदन के अंदर भी जो बड़े नेता थे उनमें आप देखिए कि कांग्रेस और बसपा के नेता जो हैं, सांसद, वो इस शख्स को पकड़ते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कहां हैं, ये भी इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ जो घटनाक्रम जिसका जिक्र यहां कर रही हैं मीनू जैन जी, बहुत वाजिब है कि अगर किसी हमलावर को पकड़ा जाता है तो क्या इतनी आसानी से, ऐसे ही आराम से ले जाया जाता है कि बच्चा रो रहा है, चलो लेकिन स्कूल लेके जाना ही जरूरी है, तुम चलो भाई स्कूल, और आप तुम्हारा बस्ता जो है वो हम पकड़े हुए हैं, बैग हमारे हाथ में है। बिल्कुल वही सीन वहां आप देख रहे होंगे। लेकिन दूसरी बात यहां यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 2019 का चुनाव इस बार और ऐसी सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए बिल्कुल ये देखिए जो अभी बता रहा था मैं कि बच्चा रो रहा है, उसको स्कूल पहुंचाना है, और मम्मी जो है वो हाथ में बैग पकड़ी हुई है कि नहीं नहीं चलो स्कूल जाना है तुमको, वैसे ही हो रहा है और बच्चा रोए जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही सीन दिखाई दे रहा है। प्रमोद जी, आपने राजीव जी, दिल्ली में जो पहलवान बहनें धरना दे रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो वीडियो भी इसके साथ लगा दीजिए कि उनको पुलिस ने कैसे घसीटा था। ये तो वो इनसे ज्यादा गई गुजरी है क्योंकि उन्होंने देश के लिए पदक जीता था, और ये देश के लिए गौरव का विषय है कि ये यहां नारे लगा रही है। महुआ मोइत्रा को भी मार्शल ने संसद से निकाला था जिस दिन उन्होंने अडानी की बात की थी। उस दिन भी वो वीडियो भी आपके पास सुरक्षित होगा कि उनको किस तरह से उठा करके चार मार्शल महिलाएं उठाकर उनको संसद के बाहर ले गई थी। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए बीजेपी बहुत जानी जाती है कि हम राम राज्य ले आए हैं, मैं तो इसे मानता हूं कि राम राज्य आ गया साहब। यहां पे सिंगोल राजा के सामने धोबी को अपनी बात कहने का हक मिल गया। आज नए भारत में अब धोबी संसद के भीतर कूद कर सिंगोल राजा के सामने अपनी परेशानी बता सकता है, और पूरे देश उसको देख सकता है कि देश में धोबी को भी अधिकार मिल गया है साहब कि संसद में आप घुस करके अपनी आवाज उठा सकते हो, उसके लिए प्रतिनिधि चुनना जरूरी नहीं है। यह बात एक बात और दर्शाती है कि जिन 353 सांसदों का जिक्र कर रहे हैं, जिनको सुरक्षा के नाम पर संसद में जाने का मौका मिला है, वो संसद में आम आदमी की बात नहीं रख रहे हैं। उनका जनप्रतिनिधित्व आम आदमी की बात को संसद में रखने में विफल रहा है, इसलिए देश का नागरिक संसद में घुसने की हिम्मत कर रहा है। वो अपनी बात सुनाना चाहता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप गारंटियां देना चाहते हैं कि आप बात मत सुने, मैं जो कह रहा हूं, मैं मन की बात कर रहा हूं, उसको सुने। आपकी परेशानी कोई मायने नहीं रखती है। यह एक घटना और याद दिलाती है उस तानाशाही, अंग्रेज तानाशाही की, जिसकी संसद में हमारे जवान घुस करके पर्चे फेंक दिया करते थे क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। क्या यह उसी का दोहराव नहीं है? क्या हमारा जवान, हमारा नौजवान यह मानने नहीं लग गया है कि हम फिर एक अंग्रेज शासन के शासन में जी रहे हैं, जिसको पर्चे फेंक फेंक कर याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब हमारी सुनिए। यह संसद इसलिए बनी है कि हमारी सुने। आप राजा नहीं हैं, आप शासक नहीं हैं, आप प्रहरी हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। और तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस घटना से बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे तो एक सोचा समझा प्लान दिख रहा है कि इसके जरिए
फिर से कैसे वोट कबाड़ने की जुगत बनाई जाए। इसीलिए सारे जिम्मेदार लोग जिस दिन गायब हैं संसद से, उसी दिन ये घटना होती है। दिन भी वही चुना जाता है जिस दिन संसद पर हमला होता है। जो 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 लोग कारगिल की विजय को विजय दिवस मनाते हैं बोल करके, जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस को शौर्य दिवस कहते हैं, उनके लिए ये आज गौरव दिवस है। मैं उनको बधाई देता हूं कि वो आज के दिन को गौरव दिवस घोषित करें और खूब गर्व करें कि हमारा लोकतंत्र कितना फल फूल रहा है। जी जी बिल्कुल, लोकतंत्र कितना फल फूल रहा है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखना, बचाना, ये फर्ज सबका है, हर एक इंसान का है। जो वोटर हैं उनका तो बिल्कुल ही है। और वोट की बात जब आती है तो ईवीएम की चर्चा भी होने लगती है खुद ब खुद। कल ही चर्चा में कर रहा था कि ईवीएम का जिक्र एक बार तो जरूर रोज करूंगा। शकील अख्तर जी, हम लोग कल चर्चा कर भी रहे थे और आज जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में 2024 सामने है और जो बातें हम लोग 2019 के संदर्भ में करते आए हैं, क्या वैसी ही पुनरावृत्ति हम लोग देख रहे हैं? आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो देश के सुरक्षा के नाम पर यह खतरा जो है ये बढ़ेगा। लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले लोग क्या जनता को या देश के लोकतंत्र को ऐसे ही तोड़ मरोड़ के रख देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपका इस पर आपके विचार सुनना चाहूंगा। देखिए, संसद को, लोकसभा को इन्होंने ये समझ लिया था कि ये इसलिए है कि इसमें से राहुल गांधी को निकाल दो, इसमें से महुआ मोइत्रा को निकाल दो। संसद इसलिए नहीं है कि इसकी सुरक्षा करो। आप देखो कि कहते हैं कि जेएनयू में अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप पे इतने हजार रुपए हम फाइन कर देंगे। वहां पे छात्र जो है अपनी बात नहीं रख सकते, तो यहां पे संसद में बात रखी जा रही है। संसद में लोग आके बात कर रहे हैं और हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है और ये बेरोजगारी की बात हो रही। दूसरी बात कि बातें जो है, इसके अलावा 9 साल में 10 साल में और क्या है, बातें ही बातें। इसको अभी उमा भारती ने भी कहा था, इकबाल के एक शेर के जरिए उन्होंने याद दिलाया था कि उपदेश बहुत देते हो, काम नहीं करते हो। आज इस सुरक्षा की जो पोल खुली है, ये वही है कि सीमाओं से लेके संसद तक क्या हाल है हमारा। कश्मीर में आज शांति नहीं है, वहां आतंकवादी घटनाएं रोज घटती हैं। मणिपुर में तो प्रधानमंत्री खुद जा ही नहीं पाए, उसके पास में मिजोरम में चुनाव हुआ, वहां जा नहीं पाए। आज मणिपुर का भी नारा लड़कियों ने लगाया। मणिपुर की बात ये लोग कर रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अरे मणिपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं गए? मिजोरम क्यों नहीं गए वहां पे? आज ये सबसे बड़ा सवाल है और 2024 के चुनाव में ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करने के लिए हैं? हर चीज की उनसे घोषणा करवा लो, हर बात उनसे करवा लो, हर दावा उनसे करवा लो, मगर हकीकत में क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा में चूकें। ये चूक जो है, आज जिस तरह से संसद में बात हो रही थी, कोई भी इसको सामान्य ढंग से नहीं मान रहा है। सब ये बात कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं को धीरे धीरे खराब किया गया है और उसका परिणाम होना ही था। जी। आपका ध्यान इन सब चीजों की तरफ था ही नहीं। आपका ध्यान था सिर्फ इस बात की तरफ कि किस तरह से आप हर बात में नेहरू को ले आए, किस तरह से आप हर बात को राहुल को ले आए। अगर आज ये इतनी बड़ी चूक हुई है तो एक नाम नहीं ले सकते हम, तो किसी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को दोबारा निष्कासित कर दो, एक बार और कर दो। आज ये उसके ऊपर टाल दो कि जो सुरक्षा लैब्स की बात हो रही थी, कि जिस पासवर्ड की बात हो रही थी, अब ये ऐसी बातें हैं कि हर सांसद के पीए के पास उसका पासवर्ड है। कोई भी सांसद और लोग नाम लेके कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद ऑपरेट कर सकते हैं? कोई भी नहीं करता है। बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो टेक्नो सेवी हैं, जो ये काम खुद करते हैं, मगर इसके साथ उन्हें सबको स्टाफ का सहयोग चाहिए होता है।
उस बात को लेके कितना बड़ा आरोप महुआ मोइत्रा पे लगाया गया और उनको निकाल दिया गया, संसद में उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो आज ये कह रहे थे कि आज फिर एक बार से प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए लोकसभा में और एक बार महुआ मोइत्रा को दोबारा फिर निकाल देना चाहिए। तो ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन आज जो है हर पार्टी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग, बाकी दलों के लोग इतने गुस्सा थे और उनकी एक ही मांग थी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और वो बयान दें इसके ऊपर। प्रधानमंत्री तो आते ही नहीं है, कभी भी सदन में होते ही नहीं है। आज राहुल को आपने देखा कि राहुल वहां खड़े हुए थे, हिम्मत के साथ खड़े हुए थे, सबने देखा वहां पे, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं आते। और एक बात बता दें, अब ये सब बातें जब 2001 में हमला हुआ था, अगर आपको याद हो, बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये 2001 में जब हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड हो गए थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये घोषणा हुई थी कि प्रधानमंत्री कहां है इसका पता किसी को न चले। और उसके बाद कांग्रेस के राज में भी हुए, मनमोहन सिंह सारा बैठ के मॉनिटर करते रहे, जो मुंबई का हुआ था, सारा बैठ के मॉनिटर करते रहे, जिन्हें आप देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताते। नेहरू को, मनमोहन सिंह को, राहुल को, सोनिया को, आपने सबको स्थिरीकरण किया सबका। लेकिन ये लोग जो वक्त आया है तो सबने ये बताया कि दृढ़ता क्या होती है, मजबूती क्या होती है। देखिए, बातों से कुछ नहीं होता, अगर बातों से ही सब कुछ होता तो फिर चीन भी मान जाता, लेकिन चीन जो है आज लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। संसद के बारे में आपने कहा कि नई संसद बुला दी, जब उसका उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया, और क्या क्या हुआ सबने देखा, किस तरह सेंगोल स्थापित किया गया, किस तरह से वहां पे और दूसरे कार्यक्रम कराए गए। और आज की तारीख में कोई एक आदमी ये कह दे कि ये पुराने भवन से अच्छा है, कोई कहने को तैयार नहीं। सब कहते हैं कि यहां सफोकेशन है, यहां उत्साह नहीं है। पुरानी बिल्डिंग में जब जाते थे तो लोग उत्साह से जाते थे, वहां लगता था, वहां पे एक दूसरे को आप देख सकते थे। ये तो अंदर से सदन जो है, सदन के बारे में बात करना अच्छी नहीं लगती है, दोनों सदन बनाए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो सदन जो है उसमें वो बात है नहीं है। जो सदन की सबसे बड़ी चीज होती है, सदन में गरिमा होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। अब ये नारे की जो बात है, नारे तो क्या दर्शक दीर्घा में, अब हम लोग जर्नलिस्ट लोग जहां बैठते हैं वहां पे भी कोई हरकत नहीं करता है, चुपचाप बैठ के अपना काम करते हैं। और वो इसलिए कहा जाता है, आपका कोई भी एक्शन जिसे हरकत कहा जाता है फौज की भाषा में, वो सामने वाले को या नीचे जो संसद है उनको दिखेगा और उससे उनका ध्यान भटकेगा। तो सबसे संसद किसके लिए है? सांसदों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। वो हमारा काम है चुपचाप बैठ के एक ऑब्जर्वर की तरह चुपचाप रिपोर्टिंग करना। तो दर्शकों को तो पांव पे पांव भी नहीं रखने दिया जाता वहां पे, कि दर्शक जो है पांव पे पांव रख के भी नहीं बैठ सकते। वहां सुरक्षाकर्मी बैठे होते हैं, तो बताते हैं हाथ भी ऐसे आप नहीं रख सकते, जिस तरह हाथ रखना है वैसे ही रखना है। वहां पे नारे लगने लगे हैं आजकल दर्शक दीर्घा से, और बेचारे ये सुरक्षाकर्मियों का दर्द है। वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम आजकल कुछ नहीं कर सकते। पहले तो सारा नियंत्रण हमारे पास होता था, अब हम नियंत्रणहीन है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। जिस तरह राहुल ने इस बात को कहा है कि हर इंस्टीट्यूशन खत्म किया जा रहा है, हर इंस्टीट्यूशन, कोई नहीं बचा है, न्यायपालिका से लेके संसद तक, सारे के सारे। चुनाव आयोग का तो खैर कोई मामला ही नहीं है, मीडिया का तो खैर कोई मामला ही नहीं है, तो गिनती में ही नहीं रहे अभी। हर इंस्टीट्यूशन की गरिमा खत्म कर दी गई है, उनकी अथॉरिटी खत्म कर दी गई है, और ये लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। और 2024 की जो आप बात कर रहे हो, इन सब बातों को इंडिया गठबंधन उठाएगा, उसे उठाना चाहिए, और उसे अब ये देखना चाहिए कि उसके मुद्दे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे, किन मुद्दों पे लेके वो चुनाव को लेके जाएगा। और अगर उसने एक सीट पर एक उम्मीदवार मुद्दों को सही ढंग से आइडेंटिफाई करके चुनाव लड़ा, तो वो चुनाव जो है मोदी जी के लिए निश्चित रूप से मुश्किल होगा, क्योंकि आज की घटना का मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। ना वो कोई इसका जवाब दे पाएंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ,
सुरक्षा कहां चली गई, जो इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सब खत्म हो गए। वहां पे सुरक्षा का मतलब इतना अभी कहा, बाकी से ये दर्शक दीर्घा में तो जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो भी नहीं ले जाने दिया जाता, रुमाल भी निकलवा लेते हैं, नो हैंकी, पेन पेंसिल का तो सवाल उठता है, सिक्का पर्स, आपका पर्स भी नहीं रह जाता वहां पे, आपकी जेबें बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपके जूते देखे जाते हैं, आपके मोजे देखे जाते हैं, आपके नाखून देखे जाते हैं। तो ऐसे में कैसे चले गए, क्या लेके गए और किस तरह से कूद गए? जब वहां से कूदे हैं वो, तो सुरक्षाकर्मी कैसे कूद सकते हैं? हमने बताया कि दो जो पहले की फ्रंट सीट होती है उन पर नहीं बैठने दिया जाता किसी को, या अगर सेकंड में किसी को बिठाया भी जाता है उसको, जिसको आप जानते होते हैं, और उसके साथ दो सुरक्षाकर्मी दाएं बाएं बैठते हैं उसके। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है ये, और इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और विपक्ष इसका जवाब मांगेगा। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। जी आने वाले समय में बहुत एक आज का घटनाक्रम जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और 2024 का चुनाव सामने है। उससे पहले 3 राज्यों में मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण कर लिया, और तीसरे राज्य के मुख्यमंत्री की पहले खबर आई थी कि आज ही हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से उसको चेंज किया गया और 15 तारीख को अब यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण अब 15 तारीख को होना है, और उससे पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में जैसे पहुंचे, ओथ सेरेमनी में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, वैसे ही अब राजस्थान के भी ओथ सेरेमनी में ये सब पहुंचेंगे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ सदन में, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि इन चारों लोगों को, जो 4 जो थे, ये सदन में प्रवेश करते हैं तो जो पास जारी करने के लिए चिट्ठी देते हैं वो सांसद बीजेपी के हैं, मैसूर से, कर्नाटक के मैसूर से वो सांसद प्रताप सिम्हा साहब हैं, वो आते हैं। और तो एक तो ये, दूसरा इन चारों में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय से कोई होता, इस वर्ग से होता, तो क्या आज यही बातें होती रहती? और अगर ये प्रताप सिम्हा साहब बीजेपी के ना होकर कांग्रेस या किसी और पार्टी के होते तो क्या इतनी ही चुप्पी होती? तो सवाल कई सारे हैं और इस पर बात पूछे जाने चाहिए, बात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, कहीं चुप्पी नहीं। कि आप सोच समझ के और अपने हिसाब से सवाल खड़े करते हैं और अपने हिसाब से जवाब लेने की कोशिश करते हैं, तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा, लोकतंत्र कैसे बचा रहेगा, यह सवाल तो उठता ही है। लेकिन आज एक बार फिर से देश की सुरक्षा में सेंध, और सुरक्षा में सेंध उस समय भी हुई लगी थी जब पुलवामा की घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद चुनाव में गतिविधियां ऐसी चेंज हुई, चुनाव पूरा का पूरा 2019 का चुनाव बिल्कुल बदल चुका था, पलट गया था। आज क्या उसी की पुनरावृत्ति थी या कुछ और था? इससे पर्दा उठाएगा जब सुरक्षा के जो हमारे पास जो उसकी खबरें आएंगी कि सुरक्षा में क्या कुछ हुआ, सुरक्षा में चूक थी या कुछ और था। सुरक्षाकर्मी जब जांच कर रहे हैं, जांच पूरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, ये अनसुलझे सवाल, उनका जवाब ढूंढना होगा। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।